हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस में बायोलॉजी सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम इस पूरा टॉपिक को 50 क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और फिर उसका सॉल्यूशन भी, यानी क्वेश्चन और आंसर करेंगे। और जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन यही से आए। चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा जो भी टॉपिक है, पढ़ाया हुआ चीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, जोश और एनर्जी के साथ। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए बच्चों, मैं जो आपको चैप्टर बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन इज द वन विच काउजेज द डिजीज नॉन एज। सबसे पहले मैं अगर इस क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। फिर सुनिए, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। उससे होने वाला बीमारी का नाम बोलिए। बच्चों मैं आपको बताऊं, मल्टीपल फिशन आने से ही आपका माइंड में आना चाहिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यानी बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम का, और प्लाज्मोडियम से होने वाला बीमारी मलेरिया। कौन सा एरिया बच्चों? मलेरिया। तो चलिए हम टिक करते हैं मलेरिया को। यानी आपको यह पूछा गया, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिशन के थ्रू, उससे होने वाला बीमारी का नाम बोलिए। हमने टिक कर दिया मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द प्रोटोजोआ हैविंग ए फ्लैजिलम एट इट्स वन एंड। एक ऐसा प्रोटोजोआ का नाम बोलिए जिसका वन एंड में फ्लैजिला होता है। बच्चों फिर से सुनिए क्वेश्चन, एक ऐसा प्रोटोजोआ का नाम बोलिए जिसका एक एंड में फ्लैजिला होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर अमीबा। ऑप्शन में क्या दिया बच्चों? अमीबा। अगर हम अमीबा का बात करें तो अमीबा का शेप होता है कुछ ऐसा, इरेगुलर टाइप से। इसमें कोई आपको सीलिया वगैरह नहीं दिखेगा, ना ही कोई फ्लैजिला दिखेगा। ये सूडोपोडिया के थ्रू चलता है। अगर हम बात करें पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम का पूरा शरीर में होता है सीलिया। क्या होता है बच्चों? सीलिया। चलिए अगर हम बात करें हाइड्रा का, तो हाइड्रा का क्या होता है? टेंटिकल्स। क्या होता है बच्चों? टेंटिकल्स। कुछ इस प्रकार से, इधर होता है माउथ। अगर हम बात करें लेशमनिया, तो यही है जिसके पास फ्लैजिला होता है। क्या होता है बच्चों? फ्लैजिला। चलिए हमने टिक कर दिया लेशमनिया। ऑप्शन नंबर डी ये बोल रहा है एक ऐसा प्रोटोजोआ का नाम बोलिए जिसके पास फ्लैजिला होता है। मैंने आपको चारों ऑप्शन एक एक करके बता दिया। फ्लैजिला इसी में है, इसमें है टेंटिकल्स, इसमें है सीलिया और इसमें कुछ भी नहीं है, नाइदर सीलिया नॉट टेंटिकल्स और ना ही आपका फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 3, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज विच रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उसका सिंपल होना जरूरी है। यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, जैसे इंसान में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा किसी इंसान का हाथ काट दीजिए और फिर उससे एक नया बच्चा हो जाएगा, यह संभव नहीं है। तो बड़ा ऑर्गेनिज्म में, हम लोगों में यह संभव नहीं है। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बिल्ली जो भी है, इसमें यह पॉसिबल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है इसमें से कौन कौन है जिसमें एसेक्सुअल नहीं हो सकता? एसेक्सुअल हो सकता है। बनाना में होगा भाई, ईस्ट में तो होता ही आपको पता है, अमीबा में भी होता है, इसमें नहीं होगा। याक, यानी ऑप्शन नंबर 2 जहां जहां है वो गलत है। यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा बच गया ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 को सपोर्ट करने वाला, यानी बी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द डिजीज कालाजार इज कॉज्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन एज। बोल रहे कालाजार किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? अगर मैं आपको बताऊं तो कालाजार आपके माइंड में आना चाहिए लेशमनिया। मलेरिया माइंड में क्या आना चाहिए? प्लाज्मोडियम। चलिए देखते हैं। प्लानेरिया भाई कोई लेना देना नहीं है। लीच आपको पता है, लीच ब्लड शक करता है।
लेशमनिया ही है जिससे कालाजार होता है, प्लाज्मोडियम से तो होता है मलेरिया। रटने टाइप से क्वेश्चन आपको याद रखना है। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस ये एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट में ध्यान दीजिए। बोल रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको ध्यान से देखिए। विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। बडिंग आने से आपका माइंड में आना चाहिए सबसे पहले हाइड्रा। क्या आना चाहिए बच्चों? हाइड्रा। और मजे की बात तो यह है कि हाइड्रा ही कैसा है? मल्टी सेलुलर। हम टिक कर दिए हाइड्रा। यही पूछ रहा था, एक मल्टी सेलुलर का नाम बताइए जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। हमने कर दिया हाइड्रा। फिर देखिए पूछा जा रहा है द ऑफस्प्रिंग formed by asexual reproduction method have greater similarity among themselves because, क्या बोल रहा है कि एसेक्सुअल मेथड से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, यानी एसेक्सुअल मेथड से जो भी बच्चा प्रोड्यूस होता है वो सब के सब सिमिलर होता है, यानी एक दूसरे का आइडेंटिकल कॉपीज होता है। इसका रीजन क्या है, किस कारण से ऐसा होता है? जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं बोलूं बच्चों यहां पर अमीबा, अगर इस अमीबा से यहां पर 2 अमीबा बनेगा और फिर ये 2 अमीबा आगे जाके एक ने फिर बनाया 2, ऐसे करते करते 4 बनेगा। आपको पता होगा ये सारा का सारा आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब सेम। तो सवाल यही पूछ रहा है कि क्यों सेक्सुअल में नहीं ऐसा होता है जबकि एसेक्सुअल में सारा का सारा बनने वाला ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। इसका कारण क्या है? पहला कारण ये लोग बोल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट। ये बात तो भाई सही है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट ने सारा काम काज स्टार्ट कर दिया, सिंगल पेरेंट से बनते जा रहा है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, ये तो बात गलत है। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमिट, इसमें बोल रहा है कि गैमिट होता है, ये बात भी गलत है। बोल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमिट, ये बात सही है, इसमें ना ही गैमिट लग रहा है। और दूसरा बात यह है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 का हमें तलाश करना है। ये दोनों बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर दिया गया है ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल हैविंग टेंटिकल्स व्हिच लिव्स इन फ्रेश वाटर यूजुअली रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल प्रोसेस। सुनिए यहां पर बात किसका चल रहा है? बोल रहा है एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में रहता है, उसमें टेंटिकल्स भी पाया जाता है। जब इतना सारा बात कह दिया तो फिर कह दिया, आप सुन लीजिए, बात कर रहा है हाइड्रा का। यह हाइड्रा ही है जिसमें टेंटिकल्स भी होता है बच्चों, और ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टी सेलुलर भी है। यानी इस क्वेश्चन का सारा फीचर किससे मिल रहा है? आके हाइड्रा से। बात किसका कर रहा है? हाइड्रा का। तो वो बोल रहा है कि वो किससे रिप्रोडक्शन करता है, तो हाइड्रा किससे करता है बच्चों? बडिंग से। फिर क्वेश्चन समझते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग टेंटिकल्स, जिसके पास टेंटिकल भी है, वो सिंपल भी है, मल्टीसेलुलर भी है, वो कौन सा सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? बडिंग से। क्योंकि बात किसका कर रहा है? हाइड्रा का। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मिंग स्पोर, इसमें से कौन कौन स्पोर बनाता है? चलिए देखते हैं कौन बनाएगा स्पोर। अगर हम बात करें पोटैटो, ट्यूबर बनाता है। अरे ट्यूबर भाई, आइज ऑफ पोटैटो सुने हैं आप? ये पोटैटो का छोटे छोटे ये रहा आइस, हम ऐसे ऐसे करके काटते हैं और फिर एक एक को हम लगा देते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन, ये कुछ ऐसा था स्पाइरोगायरा, फिर ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और एक एक फ्रेगमेंट्स एक एक स्पाइरो बन जाता है। प्लेनेरिया रीजनरेशन, ये वाला फोटो बहुत फेमस है आपके पास, ऐसे कुछ यहाँ आंक दिया रहता है, ये प्लेनेरिया को इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में बांट दिया जाता है। और बच गया क्या? फर्न। टेरिडोफाइट से एक प्रकार का प्लांट है, ध्यान रहे, ये एक प्रकार का प्लांट है जिसमें क्या बनता है? स्पोर। चलिए, एन एनिमल विच रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, फिर वही बात, इसमें एक ऐसा एनिमल है जो बडिंग करता है, हाइड्रा। और इतना बार नहीं बताऊंगा भाई, हाइड्रा का पूरा कुंडली बता दिया। हाइड्रा में टेंटिकल्स होता है, फ्रेश वाटर में रहता है, मल्टीसेलुलर होता है और बडिंग करता है। चलिए, इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा का बात चल रहा है, यहां मैंने स्पाइरोगायरा का बात कुछ बताया, आपको ध्यान रखना है। फ्रेगमेंटेशन। इन स्पाइरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? लेकिन मजे की बात यह है डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया आपको, फ्रेगमेंटेशन इधर दिख नहीं रहा है। सर जब फ्रेगमेंटेशन दिख नहीं रहा है तो क्या टिक करें? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। हमें पता है स्पाइरोगायरा क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन करेगा, फ्रेगमेंट्स में टूटेगा। अ डिवीजन ऑफ ए सेल इनटू 2 सेल, नहीं भाई ये तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो कैसे एक सेल से 2 सेल बनेगा इसका? अगर इसका एक फ्रेगमेंट भी बन रहा है तो इस एक फ्रेगमेंट में भी हजारों सेल है, यानी ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा नहीं है कि एक सेल से 2 सेल बन रहा है, ऐसा नहीं है, बडिंग थोड़ी हो रहा है, सॉरी फिशन थोड़ी हो रहा है। दूसरा बोल रहा है ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, फिलामेंट्स जो है
छोटा 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 बिट्स में, टुकड़ा में डिवाइड होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ये बात मुझे सही लग रहा है। अब आगे चलिए, आगे भी पढ़ लेते ऑप्शंस को। डिवीजन ऑफ सेल, सेल का बात क्यों कर रहा है भाई, ये मल्टीसेलर है। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है, ये बात भी गलत है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहां पर देखिए, अगर मैं बोलूं द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, बोल रहा है प्लाज्मोडियम जिस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है, एक सेल से ढेर सारा सेल बनता है, ये रहा प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, जब इस प्लाज्मोडियम को ढेर सारा प्लाज्मोडियम बनाना रहेगा बच्चों, तो ये सबसे पहले बहुत सारा अपने अंदर अंदर छोटा 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 ये प्लाज्मोडियम बनाएगा, और फिर ये क्या करेगा बच्चों, ये फटेगा। क्या होगा, चलिए फटाते हैं थोड़ा सा, कुछ इस प्रकार से फटेगा, और इसका सारा का सारा जो अंदर बना था ये सब निकलेगा। मल्टीपल फिशन हुआ। क्या हुआ बच्चों, मल्टीपल फिशन, हजारों प्लाज्मोडियम ऐसे निकला, हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन। चलिए मल्टीपल फिशन। फिर क्या बोल रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द फ्लोइंग एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सिंपल और सीधा यही मतलब है, अगर हम ओल्ड प्लांट्स का पार्ट्स से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें हम ओल्ड प्लांट्स का क्या क्या यूज कर सकते हैं, लीव्स। इसमें हम ओल्ड प्लांट्स का क्या क्या यूज करते हैं, रूट्स। इसमें हम ओल्ड प्लांट्स का यूज कर सकते हैं स्टीम। वही पूछ रहे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो लीव्स, रूट्स और स्टीम का हम यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बाइनरी फिशन डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म। बोल रहा है कि बाइनरी फिशन में क्या होता है बच्चों, बाइनरी फिशन में एक सेल से दो सेल बनता है, दो डॉटर सेल बनता है। बाइनरी फिशन का मेन एग्जांपल मैंने आपको बताया, बाइनरी फिशन का अमीबा। ये जो अमीबा है, ये जब डिवाइड होगा तो दो अमीबा बनेगा। एक अमीबा यूनिसेलुलर है, ये मतलब दो सेल बन गया, मतलब हम बोल सकते हैं इसका रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। तो हम बोलेंगे ये दोनों डाउटर सेल है। क्या बोलेंगे बच्चों, डाउटर सेल। वही पूछ रहा है कि क्या बनता है, टू डाउटर्स। The cut part of a plant stem having roots and fixed to ground which is used in grafting is known as। अगर ग्राफ्टिंग आपको याद हो बच्चों, अगर आपको ग्राफ्टिंग याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ्टिंग में हम दो प्लांट का यूज करते हैं, एक प्लांट का मेनली रूट सिस्टम और एक का शूट सिस्टम। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पर दिखा दूं ग्राफ्टिंग के बारे में। यहां देखिए बच्चों, आप यहां जो है ग्राफ्टिंग में हम कुछ ऐसा करते हैं, ये मानिए एक प्लांट है बच्चों, और इस प्लांट का ये रहा रूट्स, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हम इस प्लांट को कुछ इस प्रकार से काट दिए, और इस प्लांट में हम लगा दिए, यहां से एक नया प्लांट लगा दिए, ये दूसरा प्लांट है, और हम यहां से क्या करते हैं बच्चों, बांध देते हैं। हम इसको बोलते हैं स्क्वाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वाइन। और इस हिस्सा को बोलते हैं स्टॉक। ये बात आपको ध्यान रहेगा। ग्राफ्टिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। ग्राफ्टिंग एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें हम दो प्लांट को यूज किए, एक ऊपर एक नीचे। सवाल को फिर से देखिए, क्या बोल रहा है, द कट पार्ट ऑफ ए प्लांट स्टेम हैविंग रूट्स एंड फिक्स्ड टू ग्राउंड व्हिच इज यूज्ड इन ग्राफ्टिंग इज नोन एज। बोल रहा है ग्राफ्टिंग में नीचे जिसका रूट हो उस प्लांट पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टॉक। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक स्टेप और आगे। देखिए बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से देखिए आप। मल्टीपल फिशन अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज मल्टीपल फिशन किससे होता है, ब्रेड मोल्ड। आगे चलते हैं सर। कालाजार पैरासाइट, कालाजार का पैरासाइट कौन है, लेशमानिया। क्या लेशमानिया से लेशमानिया मल्टीपल फिशन करता है, ना बच्चों ना। प्लेटवॉर्म नहीं। मलेरिया पैरासाइट, सर ये मलेरिया पैरासाइट कौन है, मलेरिया पैरासाइट मतलब हो गया आपका प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट मतलब क्या हो गया बच्चों, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का ही बात कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम ही क्या करता है, मल्टीपल फिशन। हमने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों,
स्टॉक एंड स्क्वाइन आर इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड नॉन एज, मैंने अभी आपको ये चीज बताया कि स्टॉक और स्क्वाइन ग्राफ्टिंग में यूज होता है। मैंने कुछ इस प्रकार से थोड़ा स्पीड में बताऊंगा आप, क्योंकि एक बार आपको ऑलरेडी बता चुकी है। ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है बच्चों, और ये दूसरा प्लांट में हमने यहां से एक जोड़ दिया। इसको हम ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे बच्चों? ऊपर वाले को हम बोल रहे थे स्क्वाइन, और नीचे वाले को हम बोल रहे थे स्टॉक। क्या बोल रहे थे बच्चों? स्टॉक। चलिए, ये स्क्वाइन रहा और ये स्टॉक। तो यहां पर सवाल ये पूछ रहा है कि ये दोनों हम किस मेथड में यूज करते हैं? ये दोनों हम यूज करते हैं ग्राफ्टिंग में। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17, द एंथर कंटेन्स, भाई एंथर में क्या होगा? अगर आप फ्लावर का पार्ट्स थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, एंथर, स्टेमन, कार्पल, कुछ भी स्टिग्मा नाम हम सुने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए एंथर में रहता है पॉलन ग्रेन। क्या रहता है बच्चों? एंथर में क्या रहता है? पॉलन ग्रेन। चलिए अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से बोल रहा है कि कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या है? मेल है। देखिए बच्चों, यहां पर पूछ रहा है कि इस चारों में से एक ऐसा है जो फीमेल का हिस्सा नहीं है। फीमेल हिस्सा नहीं है मतलब क्या है? मेल है। अब इसमें से मेल कौन है? देखिए, अगर मैं देखूं तो आप यहां पर देखिए, एक तरफ से अगर हम करें तो ये रहा आपका फीमेल का हिस्सा, ओवरी, यूट्रस भी फीमेल का हिस्सा, बच्चादानी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। अरे भाई, फैलोपियन ट्यूब फीमेल का हिस्सा है ना यार, फर्टिलाइजेशन इधर ही होगा। तो जब फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ओवरी है, ये तीनों हमें ऑलरेडी पता है कि फीमेल पार्ट है, तो एक बच गया ना, ये मेल है। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, यही मेल है। चलिए, मतलब वो हमारा आंसर होगा भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम उसको टिक करते हैं बच्चों। इसको हम क्या करेंगे? टिक करेंगे, ये मेल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस क्वेश्चन को उल्टा कर दीजिए, इसमें से कौन मेल पार्ट नहीं है? अगर हम इस क्वेश्चन को उल्टा कर दें, मेल पार्ट नहीं है मतलब इसमें से कौन फीमेल है? चलिए, टेस्टिस मेल, हमें पता है सर। सेमाइनल वेसिकल मेल, प्रोस्टेट ग्लैंड, सर ये सब मैंने नाम नहीं सुना सर, बट एक ही चीज मुझे पता है कि सर ये जो है फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब किसका हिस्सा है बच्चों? फीमेल का। तो मुझे ये टिक करना है। यहां पूछ रहा है इसमें से कौन मेल नहीं है? फीमेल का हिस्सा है भाई। इसमें से कौन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? मतलब फीमेल का है, तो ये है आपका फीमेल का। चलिए, तो आपको अच्छे से टिक करना है इसको। चलिए अब चलते हैं आगे। यहां पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एग्जाम में टपक जाएगा फिर बस दिक्कत हो जाएगा आपको। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि आपका एग्जाम में आएगा। और अगर आप एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपका नहीं है, फिर भूल जाइएगा, क्यों भाई, हम सब चीज को थोड़ी रट सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो सेक्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है? सेक्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है। अरे भाई, एड्स, इसके बारे में दुनिया को पता है, ये सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, ये भी होता है। अगर आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो ये भी और ये भी। सर क्या बोल रहे हैं सर, इसमें तो पूछ रहे नहीं, आप चारों कर दिए तो टिक क्या करेंगे? अरे भाई, आगे जाके आपको पता चलेगा इसका तीन प्रकार का, तीन टाइप का हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी। बी पास होता है सेक्स के थ्रू, बी पास होता है, ए और सी नहीं होता है। तो हम हेपेटाइटिस को ही बोल सकते हैं कि एक सेक्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका तीन टाइप में दो टाइप नहीं होता है, एक टाइप होता है। और ये तो पूरा हो रहा है भाई, ये भी हो रहा है, ये भी, यानी ये तीनों तो 100% है। अगर किसी को ये तीनों बीमारी है तो वो सेक्स का ट्रांसफर हो जाएगा। और ये है तो इसका तीन भाग में एक होगा, दो होगा, दो नहीं होगा। क्या भाई कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम एक्वायरिंग एसटीडी। भाई, एसटीडी से इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब वो मेथड जिसमें हम अनवांटेड बर्थ जानते हैं, हम अनचाहे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अब हम अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इसमें से हम चारों मेथड यूज करते हैं। यानी ये चारों जो मेथड है वो हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम रोकने के लिए,
लेकिन क्या पूछ रहा है आपको, पूछ ये रहा है कि इस चारों में से कौन ऐसा है जो अनवांटेड बर्थ को तो रोकेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोक सकता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसको रोकने के लिए क्या लगाना होगा, कॉन्डोम। ओरल पिल्स, कॉपर टी, सर्जरी यानी वैसोक्टमी, ट्यूबोक्टमी, ये सारा मेथड से हम अनवांटेड बर्थ को तो रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम सेक्स से ट्रांसफर होने वाले बीमारी को रोके तो हमें लगाना क्या पड़ेगा, कॉन्डोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, चलिए चलते हैं आगे। चलिए, in which one of the following birth control methods a small portion of oviducts of a woman is removed by surgical operation and the cut ends are ligated। बोल रहा है कि ये चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वुमेन का ओविडक्ट को काटेंगे और थोड़ा सा काटेंगे और फिर दोनों का अलग अलग जोड़ देंगे। मतलब मानिए ये फीमेल का ओविडक्ट है भाई, ठीक है, हम यहां थोड़ा सा कट लगा दिए, इसको थोड़ा सा कट लगा दिए और बीच से देखिए हम बीच से दोनों को काट दिए हैं। किसको काट दिए हम, ओविडक्ट को यानी फैलोपियन ट्यूब को। तो बोल रहा है इस सर्जिकल मेथड को हम क्या बोलते हैं। आपने क्या काटा, ईमानदारी से बोलिए, आपने काटा फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब ट्यूब, तो क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी। क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी। यानी ट्यूबेक्टोमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिससे हम फीमेल का फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं ताकि अनवांटेड बर्थ ना हो। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जिकल मेथड विच प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम हैचिंग द ओवम एंड प्रेगनेंसी डज नॉट ओकर। बोल रहा है ये चार में से एक कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मेथड है हम जिससे फीमेल नहीं बल्कि मेल का एक ऐसा पार्ट काटेंगे जिससे कि ओवम तक स्पर्म ना पहुंचे। अब ओवम तक स्पर्म ना पहुंचे इसके लिए हम मेल का काटते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं वैसोक्टोमी। क्या बोलते हैं बच्चों, वैसोक्टोमी। यानी ट्यूबेक्टमी में हम काटते हैं फैलोपियन ट्यूब को और वैसोक्टमी में हम काटते हैं वासा डिफरेंस को। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन का तो अब हम देखेंगे कि जाइगोट जस्ट क्या बनता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म और ओवम अगर फर्टिलाइज होगा बच्चों तो जस्ट क्या बनेगा, जाइगोट। चलिए हम देखते हैं जस्ट जाइगोट बनता है क्यों, क्योंकि जाइगोट के बाद क्या बन जाना बच्चों, एम्ब्रायो, फिर वो एम्ब्रायो आगे डेवलप होकर बन जाएगा फिटस। अगर हम आपको पूछे कि जस्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा तो आपको बोलना है जाइगोट। यानी इधर आया आपका स्पर्म, आपका नहीं किसी और का भाई, आप गुस्सा ना करें, इधर है ओवम, ये फर्टिलाइज होगा तो क्या बन जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट, जाइगोट। चलिए जाइगोट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का सबसे मेन काम क्या है भाई। अरे सर अम्बिलिकल कॉर्ड पहले बता दीजिए ना, काम पहले पूछ रहे हैं आप। चलिए देखते हैं, चलिए ठीक है ठीक है, चलिए इसका हम पहले से अम्बिलिकल कॉर्ड बनाते हैं भाई, इसको मिटाना पड़ेगा, जगह कम है ना, क्या करें भाई। चलिए ये रहा हमारा बच्चा फिटस, अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है, इसका नाम हम रख दिए है मुन्ना। कोई बच्चा नहीं बोलेगा जिसका नाम मुन्ना है वो कमेंट नहीं करेगा सर मेरा नाम क्यों लिए, मुझे पता नहीं कि तुम हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये मुन्ना अभी पैदा हुआ है, इसका यहाँ पर एक रस्सी रहता है, ये वाला रस्सी नहीं, गाय गोरू बांधने वाला रस्सी नहीं भाई, ये दूसरा वाला रस्सी है, और फिर यहाँ पर एक जुड़ा रहता है थैला, इसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। अगर आप नया नया एकदम फ्रेश बच्चा, एकदम ताजा ताजा बच्चा होते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे उसके साथ यहाँ पर एक थैला भी रहता है, एक रस्सी भी रहता है, ये हमारा बच्चा है, ठीक है। अब भाई इसका आप कोई नहीं पूछेगा सर इसका हाथ पैर और वो सब कहाँ है, वो सब मैं नहीं दिखा सकता हूँ यार, वो सब उस पार है, ठीक है, उस पार है वो सब। तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। मैं शॉर्ट में लिख दूँ यूसी, है शॉर्ट में ही लिखूंगा, वैसे भी तुम लोग बोलोगे थोड़ी मैं फुल करने वाला हूँ, बस पूछ लेता हूँ। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लासेंटा है, ये बच्चा है मुन्ना। बोल रहा है इसका काम क्या है, ये देखो भाई, ये जब मम्मी का पेट में रहता है ना यूट्रस में, तो ये अटैच रहता है यूट्रस मम्मी का यूट्राइन वॉल से, सॉरी ये प्लासेंटा यूट्राइन वॉल से अटैच रहता है, और ये मम्मी यानी मदर से न्यूट्रिशन लेता है और ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चा तक पहुंचाता है, और बच्चा का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो उसी से फिर निकाल के इसमें डालता है प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू मम्मी के अंदर। तो अब इसको अब इस रस्सी का यानी अम्बिलिकल कॉर्ड का बात पूछा है कि इसका मेन काम क्या है। चलिए देखते हैं।
पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फिट द एम्ब्रायो विद द डाइजेस्टेड सब्सटेंस। बोल रहा है यहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है जैसे मुझे लग रहा है। ये ऑप्शन जो है बोल रहा है कि एम्ब्रायो को डाइजेस्टेड सब्सटेंस के साथ फिट करता है। ये तो मुझे लॉजिक ही नहीं लग रहा है। क्या बोल रहा है दूसरा, कन्वेज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो रेस्पेक्टिव। ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। क्या बोल रहा है कि जो है बच्चा को न्यूट्रिएंट्स देता है और बच्चे से वेस्ट मटेरियल लेके आता है। ये बात वही अभी समझाया हम। बच्चे को खाना पीना देगा, बच्चे का वेस्ट निकलेगा, बाद बाकी आगे सब फर्जी लिखा हुआ है। पढ़ लेते हैं फिर भी आपके मन का शांति के लिए। फिर सोचेगा सर को नहीं आ रहा है इसलिए भाग रहा है, वैसे नहीं। चलिए पढ़ते। ऑप्शन नंबर सी, रिमूव वेस्ट मैटर लिख दिया है, वेस्ट मटेरियल होगा, फ्रॉम द एम्ब्रायो टू द मदर्स ब्लड। बोल रहा है एम्ब्रायो से वेस्ट मटेरियल। ये तो आधा सच है ना यार, ये तो आधा सच है ना। क्या बोल रहा है कि मम्मी से वेस्ट मटेरियल खाली निकाल रहा है। ये पूरा बात सही नहीं है। वेस्ट मटेरियल बच्चा से निकालता है और मम्मी के थ्रू उसको फिर न्यूट्रिशन भी देता है। उसके बाद सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रायो। ये बात भी सही है। बोल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मां से एम्ब्रायो तक भेजता है। हाँ, तो एक तरफा बात हुआ ना, उधर से भी तो कुछ लाता है। ऑप्शन नंबर बी सबसे अच्छा है। क्या बोल रहा है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है और वेस्ट लेके आता है। बस खत्म, टाटा भाई। चलिए आगे चलते हैं। नहीं भाई, इसको पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 26। द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इसमें से कौन है जो सेक्स से ट्रांसफर हो। सबसे पहले एसटीडी है, पहला कंडीशन एसटीडी होना चाहिए। और दूसरा बोल रहा है क्या बोल रहा है, आप भी बोल सकते हैं ना, वो बैक्टीरिया से हो। किसी का भी नजर, जब से एसटीडी बोलेंगे ना सबका नजर रहता है एड्स में। अरे भाई एड्स वायरस से होता है यार। उस वायरस का नाम सबको पता है, क्या है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स तो वायरस से हो रहा है। बोल रहा है इसमें से कौन है जो सेक्स से ट्रांसफर भी होता है, और किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। ये तो वायरस है। मलेरिया, ये तो एसटीडी ही नहीं है। अरे भाई ये तो पहला कंडीशन ही फेल हो गया। ये एसटीडी बीमारी है क्या ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी नहीं, प्लाज्मोडियम। डायरिया ये भी घर का है। ये हो गया गोनोरिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये दोनों एसटीडी ही नहीं है भाई, ये समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आगे चलते हैं। एड्स इज अ डेडली डिजीज विच इज काउज्ड बाय। एड्स किससे होता है। अरे भाई ऐसा कौन क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 26 का कंक्लूजन 27 में चिपका दिया। हमारा बच्चा बहुत चालाक है, वो खुद यहाँ टिक कर देगा वायरस। क्या सर हम लोग नहीं टिक करते, आप खुद ही टिक कर दिए। अरे भाई आए अभी तो बताएं एड्स किससे होता है, वायरस से। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ना। चलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हम देख रहे हैं द एडवांटेज दैट इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैज ओवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज दैट इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखिए, न्यू ऑफ स्प्रिंग आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट, ये सब फालतू बात है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमिट, ये भी नहीं है। इन अननेसेसरी, बोल रहा है कि अननेसेसरी ज्यादा गैमिट प्रोडक्शन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन से क्या फायदा है ओवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन एंड फिशन, यहां तो कुछ नहीं आएगा। फ्यूअर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस, फ्यू इंडिविजुअल्स किस में प्रोड्यूस होता है, इंटरनल में। एक्सटर्नल का क्या फायदा है, उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इसमें फ्यू प्रोड्यूस होता है। इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है फ्लावर का वो हिस्सा बोलिए जहां पर मेल और फीमेल दोनों गैमिट बनता है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, अगर मैं प्लांट्स का बोलूं तो पॉलन ग्रेन और ओवा यानी एग कहां कहां बनता है, एंथर में और ओवरी में। एंथर में बनेगा पॉलन ग्रेन, अरे यार, और ओवरी में बनेगा ओवा। यही पूछ रहा है कहां बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसका सीक्वेंस बताइए। चलिए देखते हैं सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा भाई, पॉलिनेशन होगा। क्या होगा सबसे पहले, पॉलिनेशन। पॉलिन ग्रेन पहले स्टिग्मा तक पहुंचे तो चलिए पहुंचाते हैं, यानी ई दोनों तो पहले ही गलत है। ये लोग शुरू कहां से कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सीड से, कुछ भी पहले सीड बनवा दिया। ई शुरू कर रहा है एम्ब्रायो से, भी गलत है।
ये दोनों देख सकते, पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड बना दिया भाई, और फिर एम्ब्रायो बनाया। ये बात गलत है। पहले पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रायो, फिर सीड। चलिए चलते हैं आगे। अगर आप लोग नोट कर रहे होंगे, एक एक चीज को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक क्वेश्चन को बार बार खुद से सॉल्व कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से आंसर करना सीखिए बच्चों। एक एक आंसर आपको खुद देना पड़ेगा। अगर नोट नहीं किए होंगे तो पॉज करके नोट कीजिए जल्दी से। हाँ, तो आप लोग नोट कर रहे होंगे और एक एक क्वेश्चन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सर तो कर ही रहे हैं, मैं मजा ले रहा हूँ बस देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं भाई, यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए। ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, मतलब आपके लिए हाई लेवल है बट अपर क्लास के लिए प्री नर्सरी है। क्या देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बच्चे के पास जो कैरेक्टर आया, बच्चे के पास जो भी गुण आया पेरेंट्स से, वो गुण किसके थ्रू आया, वो कहां रहता है। अगर आप लोग नाम सुने होंगे बच्चे, डीएनए, आप लोग सुने होंगे ना, क्रोमोसोम। एक हमारा नॉर्मल सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, उस डीएनए के अंदर होता है, बीच बीच में होता है जीन। क्या होता है बच्चों, जीन। तो इसी जीन में रहता है कैरेक्टर्स, यानी हमारा हर एक कैरेक्टर जो हमारा पेरेंट्स से आया है वो कैरेक्टर जीन के थ्रू आया है, यानी एक्चुअली जीन में ही कैरेक्टर्स रहता है। चलिए वही क्वेश्चन बोल रहा है कैरेक्टर्स कहां रहता है, तो जीन में, जीन के थ्रू ट्रांसफर होता है। चलिए, यानी अगर मैं किसी को बोलूं भाई कि उसका हाइट बड़ा है कम है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, जीन, और जीन के अंदर ही कैरेक्टर है। चलिए, ये वो वाला जीन नहीं भाई, आप जो सोच रहे हैं ना जिन्नात वाला जीन है, वो नहीं है, ये डीएनए वाला जीन है यार। चलिए क्वेश्चन 32, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो। क्या दिखाता है, बोल रहा है जो कैरेक्टर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, वो क्या दिखाता है। क्या गार्जियन से 100% कैरेक्टर हमसे मिलता है भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हम मानते मेरे अंदर 50% जीन मम्मी का है, 50% पापा का, इसका मतलब थोड़ी इधर से आधा मम्मी इधर से आधा पापा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब सिमिलरिटी भी है और वेरिएशन भी है, वही ऑप्शन चूज करना है। बोल रहा है ओनली सिमिलरिटीज विद पेरेंट्स। ये भाई ये तो आप अपने आप को देख के भी बोल सकते हैं। बोल रहे सिर्फ पेरेंट्स से सिमिलरिटी वाला कैरेक्टर, ऐसा थोड़ी है। चल, मतलब गुस्सा नहीं कर रहे हैं इसे ही, चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स। पहला बोल रहा है पेरेंट्स से पूरा सिमिलर, दूसरा बोल रहा है पेरेंट्स से पूरा वेरिएट मतलब डिफरेंट। बोल रहे बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन विद पेरेंट। पेरेंट्स से सिमिलरिटी भी है, यानी मेरे अंदर कुछ मेरे पेरेंट्स का कैरेक्टर सिमिलर भी है और कुछ ऐसा भी कैरेक्टर मेरे अंदर है जो मेरा पेरेंट्स के अंदर नहीं है, यानी कुछ वेरिएशंस कुछ सिमिलरिटी। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चलिए बोल रहे तो कोई दिक्कत है क्या, ये ऐसे ही डायलॉग है। द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। ऐसा क्यों हो रहा है, बोल रहा है कि कोई पेरेंट्स है, चलिए ठीक है ये पेरेंट्स है। बोल रहा है इसका जो बच्चा है, यानी पेरेंट्स का अगर हम सेल के अंदर देखेंगे तो जो क्रोमोसोम नंबर रहता है, इसका जो बच्चा होता है यानी ऑफस्प्रिंग, उसका भी सेल में, यानी एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बोलूं मेरे फादर के सेल में जितना क्रोमोसोम है मेरा भी सेल में उतना ही क्रोमोसोम है। क्यों, चलिए। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। बोल रहा जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद क्रोमोसोम डबल हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हैविंग क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। बोल रहा है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोसोम हाफ होता है उसके कारण। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्रोमोसोम का डबल हो जाता है। और हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तब क्या होता है बच्चों, हमारा क्रोमोसोम हाफ होता है, यानी पेरेंट्स जो दो पेरेंट्स है उसका नॉर्मल सेल्स के जितना नहीं उससे आधा क्रोमोसोम उसका गैमेट में। यानी अगर आपके फादर का नॉर्मल सेल्स के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है
तो वही गैमिट के अंदर 23, इसी केस मदर में भी, मदर का भी गैमिट में 23 और ये कंबाइन होता है, इसीलिए जो जाइगोट बनता है वो पेरेंट्स का 46 क्रोमोसोम उससे मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको यहां बताऊं, देखिए आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो ये पेरेंट्स है, मानिए ये पेरेंट्स और ये पेरेंट्स, ये P1 ये P2, ये जब गैमिट बनाता है, इसका नॉर्मल सेल के अंदर 46 है, लेकिन इसका गैमिट में होगा 23 क्रोमोसोम, और इसका भी गैमिट के अंदर कितना होगा 23 क्रोमोसोम। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो कितना हो गया 46 क्रोमोसोम। ये मैं इंसान का बात कर रहा हूं। पेरेंट्स का नॉर्मल सेल में 46 था, लेकिन गैमिट में 23 मिलाकर 46, जिसके कारण पेरेंट्स का और गैमिट का क्रोमोसोम नंबर सेम है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि गैमिट होने के दौरान क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, यही रीजन है, यानी हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। ये बात सही है। चलिए फिर चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 34, द लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। बोल रहा है पॉलन ट्यूब का लेंथ किस पर निर्भर करेगा। चलिए पॉलन ट्यूब क्या है थोड़ा वो देख लेते हैं। अगर आप देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको स्टिग्मा और ऐसा स्टाइल, ये स्टाइल है, स्टाइल ये आपका स्टिग्मा, और ये हो गया आपका ओवेरी, और इधर होता है आपका ओव्यूल, और ओव्यूल को होता वहां पर है आपका एग। ठीक है, ये जो है एग है, एग। फिर से ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया आपका स्टाइल, ये हो गया आपका ओवरी, और ये हो गया ओव्यूल, उसके अंदर हो गया आपका एग। क्या पूछ रहे बच्चों, ये फ्लावर है, फ्लावर का ये फीमेल वाला हिस्सा है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहां पर एक पॉलन ग्रेन आया, अच्छा ठीक है आ गया, चलिए ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाएगा कुछ इस प्रकार से इसमें अंदर आने के लिए। तो पॉलन ट्यूब का लेंथ किस चीज पर डिपेंड करेगा, आप देख रहे हैं पॉलन ट्यूब का लेंथ कितना होगा, ये डिपेंड करेगा स्टिग्मा। देखिए पॉलन ग्रेन्स एंड अपर सर्फेस, पॉलन ग्रेन से कोई लेना देना नहीं। पॉलन ट्यूब किस पर पॉलन ट्यूब निर्भर करेगा, पॉलन ग्रेन ऑन अपर, पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन इन कुछ नहीं, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। स्टाइल, ये स्टाइल का लोअर पार्ट और स्टिग्मा का अपर, ये दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, यही डिसाइड करेगा कि पॉलन ग्रेन जो आएगा उसका कितना लेंथ का पॉलन ट्यूब बनेगा। यानी पॉलन ट्यूब का क्या लेंथ होगा, फिर से देखिए पॉलन ट्यूब का क्या लेंथ होगा, ये डिपेंड करता है ये स्टिग्मा और स्टाइल का एंड, यानी ये स्टाइल है यहां पर खत्म होगा, तो ये इस डिस्टेंस पर डिस्टेंस करता है कि पॉलन ट्यूब कितना बड़ा होगा। यानी पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल का एंड, यानी स्टाइल का लोअर पार्ट और स्टिग्मा का अपर पार्ट के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसी रेस्पेक्ट से पॉलन ट्यूब बनेगा। चलिए तो क्या हम टिक कर सकते हैं, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट्स ऑफ स्टाइल, यही डिपेंड करता है कि पॉलन ट्यूब का लेंथ क्या होगा। अब चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स, फ्लावर के लिए इसमें से कौन सही है। एक स्टेटमेंट है जो सही है या दो है जो सही है, आपको देखना है भाई कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, ये बात गलत है भाई। हम ऑलवेज कैसे बोल देंगे कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई हर फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अगर फ्लावर में सिर्फ मेल वाला हिस्सा है तो हम वो भी आपका यूनिसेक्सुअल, फीमेल वाला है तो भी, दोनों अगर है किसी फ्लावर में, अगर किसी एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल या एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों है तभी हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। बोल रहे हैं हर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ऐसा कैसे हो सकता है, जरूरी नहीं है। दे कॉन्टेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये बात सही है। चलिए, दे आर रिप्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, क्या सब प्लांट में होता है, नहीं। फ्लावरिंग प्लांट नाम सुने होंगे भाई, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, हर प्लांट में फ्लावर नहीं होता है। ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट्स, कुछ और भी लोअर प्लांट्स है जिसमें फ्लावर नहीं होता है। चलिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उससे फ्रूट बनता है, ये बात भी सही है। यानी हमारा 2 भी सही था, 4 भी सही है, 2 और 4 हमें खोजना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। फ्लावर के लिए 2 बात यहां पर गलत लिख दिया, बोले फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, ऑलवेज बाइसेक्सुअल जरूरी नहीं है। और ये बात भी गलत है कि प्रोड्यूस ऑल ग्रुप प्लांट्स, हर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में फ्लावर होगा, ये बात भी गलत है। तो 2 बात सही निकला, क्या कि इसमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और यही फ्लावर आगे जाके फ्रूट बनाता है फर्टिलाइजेशन, ये दोनों बात सही है।
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ये भी आपके लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा हाई है। क्या बोल रहा है कि स्पर्म जो ट्रांसफर होगा मेल में, तो कहां से कहां, कहां से कहां और कहां से कहां जाएगा। चलिए अगर हम देखते हैं, टेस्टिस सबसे पहले टेस्टिस से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म बन ही कहां रहा है। अरे भाई ध्यान से, इधर स्पर्म बन कहां रहा है भाई, स्पर्म बन रहा है टेस्टिस में। कहां बनेगा? टेस्टिस में, यानी मेल का टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है। तो चलिए स्पर्म वहां से बनता है। स्पर्म उसके बाद जाएगा बच्चों वासा डिफरेंस, उसके बाद यूरेथ्रा, यानी टेस्टिस, वासा डिफरेंस और यूरेथ्रा। ये आपका सही है, ये सब गलत है। बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि टेस्टिस, यूरेटर, यूरेथ्रा गलत है। टेस्टिस, यूरेथ्रा, यूरेटर सब गलत है, ये भी गलत है। ये वासा डिफरेंस, इसीलिए तो हम क्या बोल रहे थे भाई, वासा डिफरेंस को कभी कभी कट कर देते हैं, बच्चा प्रोड्यूस ना इसलिए, यानी स्पर्म जो है यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए ना निकले, इसलिए हम कभी कभी वासा डिफरेंस को कट करते हैं। उसे हम सर्जिकल रिमूवल ऑफ वासा डिफरेंस, जिसे हम क्या बोल रहे थे, वैसोक्टमी। फीमेल में इसी को क्या बोल रहे थे, ट्यूबेक्टोमी। चलिए चल रहे अब हम आगे। यहां पर दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स इन द। बोल रहा है भाई शरीर के अंदर जब सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन रखा हुआ है हमारा, लगभग हार्ट बोलिए, किडनी बोलिए, लिवर बोलिए, पेनक्रियाज बोलिए, ये सारा का सारा हमारा इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल वाइटल ऑर्गन है, अंदर है। लेकिन 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 हमारा टेस्टिस को स्क्रोटल के अंदर रख के बाहर क्यों कर दिया है, यानी हमारा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है कौन, टेस्टिस, यानी टेस्टिस को शरीर से बाहर क्यों किया गया, इसका रीजन पूछ रहा है आपसे। पहला रीजन फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, जर्म नहीं, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, टेस्टिलाइन स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स इन द। क्वेश्चन वो नहीं था जो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि टेस्टिस क्या करता है, बाहर क्यों रखता है, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। टेस्टिस बाहर इसीलिए है, टेस्टिस बाहर इसीलिए रहता है ताकि टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो है उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, और इस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी का टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए टेस्टिस बाहर रहता है। वो क्वेश्चन यहां नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। टेस्टिस बाहर रहने का, बॉडी से बाहर रहने का एक ही रीजन है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए शरीर के अंदर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया ताकि अच्छे से स्पर्म बन पाए। अब देखिए सवाल ये क्या पूछ रहा है कि टेस्टिस का क्या काम है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा भाई क्यों डेवलप करेगा, और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी नहीं। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, यानी 1 और 2 सही है, 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन द ह्यूमन बॉडी, mark one change from the following associated with sexual maturation in boys। लड़का में एडोलेसेंस पीरियड आने के बाद, यानी जब वो मैच्योर हो सकता है, जब लड़का बड़ा हो गया, उतना बड़ा नहीं, लगभग मानिए कि 10 से 12, 13 साल, इस एज में कुछ ऐसा चेंजेस होता है जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो बोल रहा है कि इसमें से एक ऐसा चेंज अब दिखाइए। तो क्या दिखाते हैं हम, बोला लूज ऑफ मिल्क टीथ, दूध का दांत का झड़ना, कोई बात नहीं इससे। इंक्रीज ऑफ हाइट, हाइट का बढ़ना। क्रैकिंग, वेट गेन, कुछ नहीं, ये हो गया इंक्रीज हाइट, यानी उस टाइम अचानक से हाइट बढ़ जाता है। जो बच्चा छोटा छोटा है, एक उम्र के बाद अचानक से आपको बड़ा दिखने लगेगा, उसका कारण यही है। चलिए, इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट इंडिकेट्स द वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज। बोल रहा है इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट इंडिकेट्स द वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिप्रोडक्टिव फेज को दिखाता है? ग्रोथ ऑफ बॉडी, चेंज इन हेयर पैटर्न, चेंज इन वॉइस, मेंस्ट्रुएशन। सबसे अच्छा है आपको देना है इन ह्यूमन फीमेल्स एंड दैट इंडिकेट्स द वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मेंस्ट्रुएशन यानी मेस्ट्रो साइकिल। चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 40, द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज। बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें वैरायटी होता है। वैरायटी मतलब हम अपना 100% माता पिता से नहीं मिल रहे हैं। माता पिता क्या भाई, दुनिया के किसी भी इंसान से कोई 100% नहीं मिल रहा है। ये सब किसका कमाल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बट बोल रहा है ऐसा क्यों होता है? चलिए आंसर खोजते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंदी प्रोसेस। बोलो लेंदी प्रोसेस, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात हुआ? कुछ नहीं सर।
जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज कुछ भी भाई, डिफरेंट स्पीसीज कैसे रिप्रोडक्शन कर सकता है यार? हम लोग सब जितना भी इंसान है वो सब एक स्पीसीज है, होमो सेपियन सेपियन। जितना भी बिल्ली है एक स्पीसीज, डॉग एक स्पीसीज, कैट एक स्पीसीज, हॉर्स एक स्पीसीज, सब एक ही स्पीसीज है। सेम स्पीसीज ही एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी सेक्स कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि डिफरेंट स्पीसीज का गैमिट आ रहा है इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीसीज, जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम मैनी पेरेंट्स, ये भी गलत है भाई, दो पेरेंट्स ही लगता है, ये बात सही है। दो पेरेंट्स से गैमिट आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है, इसीलिए वेरिएशन होता है। यही चीज एसेक्सुअल में नहीं होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट है। चलिए ठीक है, समझ गए। वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज दैट ऑफ ह्यूमन। बोले इसमें से कौन चीज है जो ह्यूमन में भी है और प्लांट में भी है? चलिए कौन सा ऐसा है ह्यूमन में भी प्लांट में? वासा डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट था भाई, वासा डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। एंथर सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलेगा, पोलन ग्रेन बना रहा था। ओवरी, सर फंस गए ना, ये जे वाला जे, ये ओवरी जो है बच्चों, ये हम लोग फीमेल में भी देखते हैं, मेल में दो ओवरी दो साइड, और यही चीज हम लोग देखे हैं प्लांट में भी। अभी भी मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ बना के, अगर ध्यान रहे तो, ये स्टिग्मा स्टाइल, और यहां पर ओवरी फुला हुआ पार्ट, इसके अंदर क्या था? ओव्यूल, उसके अंदर क्या था? एग। तो ओवरी जो है यही चीज है जो मेल में भी और फीमेल प्लांट में भी एज वेल एज एनिमल में भी मिलता है। सेम नहीं है, नाम अलग, नाम है बस सेम है। Which among the following statement are true for unisexual flowers? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए इसमें से कौन सा सही है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब फिर से वही, ऐसा फ्लावर जिसमें से मेल या फिर फीमेल दोनों में से कोई एक ही ऑर्गन मिलेगा। चलिए देखते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक एक ऑप्शन को ध्यान सुनिए, क्या बोल रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए इनमें से कौन कौन सा बात सही है? भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट है, दोनों एक साथ नहीं है। चलिए हम पढ़ते हैं। दे पोजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, उसमें स्टेमन भी है और पिस्टिल भी, यह बात गलत है। यूनिसेक्सुअल में कोई एक ही होगा। दे पोजेस आइदर, इसमें से आइदर स्टेमन होगा या तो फिर पिस्टिल होगा। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, वो जो है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन करता है, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक फ्लावर मेल है, मैं मानूं भाई ये मेल है, और एक फ्लावर है ये फीमेल फ्लावर है, ये दोनों को, इसका ये जो मेल है इसके अंदर रहेगा स्टेमन और इसके अंदर रहेगा पिस्टिल, तो ये दोनों अपना ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टेमन में क्या बनाएगा? पॉलिन ग्रेन, और यहाँ पर भेजेगा पॉलिन ग्रेन, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर के अंदर ये दोनों पार्ट ही मिल जाता तो हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो बोल रहा है ये लोग क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, सही है, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये यूनिसेक्स है, इसमें भी, इसमें यूनिसेक्स, क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजिंग ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्टेमन कैसा है? मेल पार्ट। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट। क्या मेल पार्ट सिर्फ और सिर्फ फ्रूट बना सकता है? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि ये तो भेजेगा पॉलिन ग्रेन इसके पास, और इसके पास है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसका ओवरी में जाके बनेगा फ्रूट। तो ये बात भी सही है। बोल रहा है कि जिसमें सिर्फ स्टेमन रहे वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। यानी 2, 3 और 4। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे। बच्चों यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए इसमें से कौन सा बात सही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से कौन सा बात सही है? सबसे पहला बात बोल रहा है इट रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ गैमिट्स। सही बात है भाई, 2 टाइप्स ऑफ गैमिट चाहिए। वो दोनों गैमिट का आपको नाम भी पता होगा, पॉलन ग्रेन और एग। फिर बोल रहा है फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी इवेंट। हाँ भाई फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। चलिए फिर बोल रहा है इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसमें इस ऑप्शन में कुछ छूटा हुआ होगा मुझे लग रहा है।
फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स, इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है क्लोन होता है, गलत है। क्यों क्यों गलत है भाई? क्योंकि क्लोन हम किसको बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं क्लोन, जिसमें 100% सेम होता है जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, हम उन्हें बोलते हैं क्या? क्लोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्लोन नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये तो कंप्लीट है ही नहीं, तो 1 और 2 पूरा सही है। तो 1 और 2 पूरा सही है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 2 नहीं है। और अब देखिए 2 1 भी है, इसमें भी है, और इसमें 1 नहीं, इसलिए ये भी गलत है। तो आ गया अब ये और ये, लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है 4 जहां पर होगा वो भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। मैंने कैसे स्किप किया इसको, आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया? मैं ये बोला भाई कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिखा है भाई, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स। तो सेक्सुअल में कैसे हो गया? तो जहां जहां 4 है उसको काट दो, इसे काट दो, इसे काट दो, इसे काट दो। अब डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। कैसे आंसर ला सकते हैं बच्चों? डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। कैसे? देखिए बोल रहा है कि ऑफस्प्रिंग इसमें जो बनता है उसे हम क्लोन बोलते हैं, ये बात गलत है। और ये ऑप्शन इसमें भी दिया है, इसमें भी, यानी ये तीनों गलत है, सिर्फ ये सही है, ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इसमें जो है यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि यहां पर आ सकता है जाइगोट। क्या आएगा बच्चों? जाइगोट। फिर भी देखिए यहां पर इनकम्प्लीट था, बट मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? स्किपिंग मेथड से रिमूव कर दिया मैंने, क्योंकि देखिए 4th नंबर तो पूरा एसेक्सुअल के दिया भाई, और ये जहां जहां है वो गलत कर दिया हमने, क्योंकि ये सेक्सुअल का बात ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको टिक कर दिया। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, इसमें से किस में क्लोन नहीं बनता है? इसमें से किस में क्लोन नहीं बनता है? फिशन से क्लोन बनेगा, क्यों? अरे क्यों बनेगा भाई? फिशन से क्लोन क्यों बनेगा? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, बाइनरी फिशन हो, मल्टीपल, एसेक्सुअल है तो क्लोन बनेगा। फ्रेगमेंटेशन क्लोन बनेगा, टिश्यू कल्चर क्लोन बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्लोन नहीं बनेगा। क्यों? फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनता है, एसेक्सुअल में क्लोन बनता है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसे हम बोलेंगे क्लोन, सेक्सुअल में नहीं बोलेंगे। चलिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस अकरिंग इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज, फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सीक्वेंस होता है रिप्रोडक्शन का, उसे हम देख रहे हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? जाइगोट नहीं, गैमिट बनेगा। उससे पहले क्या बनेगा? गैमिट। यहां बोल रहा है गैमिट सबसे पहले। देखिए कुछ ऑप्शन आपको इसे काट देना चाहिए। कौन कौन सा? इस देखिए सीड से शुरू किया है, गलत हो गया भाई। गैमिट, जाइगोट, एम्ब्रायो, सीड। गैमिट, जाइगोट, एम्ब्रायो, सीड। फिर दोबारा दे दिया, गलत है। यहां पर देना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, यहां होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं? यहां जो बी दिया है ना, बी, ये बी यहां पर नहीं होगा, इसको मिटा दीजिए। यहां होगा आपका बी, यानी बी में है एम्ब्रायो, सीड, जाइगोट, गैमिट। ए बोल रहा है पहले गैमिट बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रायो बनेगा, फिर सीड बनेगा। और ये बोलो पहले सीड बन जाएगा, कुछ भी पहले सीड कैसे बनेगा भाई? गलत है। बोलो पहले गैमिट, फिर एम्ब्रायो, फिर जाइगोट, नहीं, गैमिट के बाद जस्ट क्या बनेगा? जाइगोट, फिर एम्ब्रायो, फिर सीड। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम जा रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 46, द पार्ट ऑफ ए सीड विच ग्रो एंड डेवलप इनटू ए रूट एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। रूट, सीड का वो हिस्सा, अगर आपको पता होगा जो सीड है, ये सीड का अपर वाला हिस्सा जहां से बनेगा शूट सिस्टम, उसे हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। और जो नीचे वाला हिस्सा जहां से बनेगा रूट, उसे हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडिकल। वही पूछ रहा है कि सीड का वो पोर्शन जिससे रूट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेडिकल। चलिए, द मेल गैमेट्स इन अ फ्लावर एंड इन ए ह्यूमन आर प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली इन। मेल गैमेट ह्यूमन में और फ्लावर में कहां कहां होता है? देखिए हमारा मेल गैमेट, अगर फ्लावर का बात करें तो फ्लावर का मेल गैमेट कहां बनता है? एंथर में। और मेल का, ह्यूमन मेल का मेल गैमेट कहां बन रहा है बच्चों? टेस्टिस में। डायरेक्ट टिक हो गया। समझ रहे हैं आप? क्या पूछ रहा है कि फ्लावर में मेल गैमेट कहां बनेगा? अरे ह्यूमन में मेल गैमेट कहां बनेगा? तो फ्लावर में मेल गैमेट पॉलन ग्रेन बनता है एंथर में, और ह्यूमन में मेल गैमेट स्पर्म बनता है
टेस्टिस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन जाइगोट एंड ए ह्यूमन स्पर्म इज। ह्यूमन जाइगोट में देखो भाई, अगर मैं ह्यूमन स्पर्म का बात करूं, इधर ध्यान से देखिए, ये रहा स्पर्म और ये रहा ओवम, 23 क्रोमोसोम, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट में है 46 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम बच्चों? 46 क्रोमोसोम। इसमें है 23, इसमें है 23। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बोल रहा है रेशियो ऑफ नंबर क्रोमोसोम जाइगोट का और स्पर्म का, जाइगोट इस टू स्पर्म। तो जाइगोट का कितना क्रोमोसोम है? 46। स्पर्म का कितना है? 23। काटिएगा कितना होगा? 2:1। ओ भाई काटने जानते हैं ना, 23 46 अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 2:1। जाइगोट इस टू स्पर्म किया तो 2:1 हुआ। उल्टा अगर पूछ ले तो फिर 1:2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जाइगोट में 46 और इसमें हो गया 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, द नॉर्मल बॉडी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन्स 28 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन इट्स जर्म सेल विल बी। क्या बोल रहा है बच्चों? बोल रहा है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नॉर्मल बॉडी सेल में, हमारा नॉर्मल बॉडी सेल में कितना क्रोमोसोम है? 46, तो स्पर्म में 23। ध्यान रहे, एक नॉर्मल है उसका है 28, तो उसका बोल रहा है कि उसका जर्म सेल यानी गैमिट में, तो उसका गैमिट में क्या होगा बच्चों? 14। गैमिट में आधा होता है ना नॉर्मल सेल से, तो गैमिट में होगा उसका 14। चलिए अब हम चलते हैं, एक ही क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। हाउ मेनी ऑटोजोम्स आर देयर इन ए ह्यूमन सोमेटिक सेल। भारी भरकम सवाल, ऑटोजोम का यूज किया है, सोमेटिक सेल का यूज किया है, भारी भारी टर्म यहां दे दिया है। चलिए मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं बच्चों। हमारा शरीर में 2 प्रकार का सेल होता है, जर्म सेल और सोमेटिक सेल, यानी ऐसा सेल जो गैमिट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमिट। उसे हम क्या बोलेंगे? जर्म सेल। और उसके बाद जो हमारा शरीर में नॉर्मल सेल है उसे हम क्या बोलेंगे? सोमेटिक सेल। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑटोजोम्स आर देयर इन ए ह्यूमन सोमेटिक सेल। हमारा नॉर्मल शरीर का सेल में कितना ऑटोजोम है, क्रोमोजोम नहीं पूछा है। अरे समझ रहे हैं आप? क्रोमोजोम नहीं पूछा है। यहां देखिए, यहां हमारा एक सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर, बॉडी सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होता है। वो 46 क्रोमोसोम को अगर मैं आगे दिखाऊं तो कुछ ऐसा रहता है। यहां देखिए आप, 1 2 3 4 5, 1 का 2 गो, 2 का 2, 3 2, 4 का भी 2, एक कॉपी करके सबका, ऐसे करते 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 जब आप चलेंगे तो यहां पर आएगा 22 का भी 2 गो हो गया, तो ऊपर 22 और नीचे 22 और 22 कितना हो गया? अरे बोलिए भाई, 22 और 22 44, और प्लस लास्ट में अगर लड़का होगा तो एक्स वाई, लड़की हो गया एक्स एक्स, यानी लड़का का सेल में एक्स वाई। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो हमारा 2 है सेक्स क्रोमोसोम और 44 है ऑटोसोम। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। तो इसे मिला के हमारा टोटल क्रोमोसोम हो गया 46। तो 46 में से हमारा 44 गो है ऑटोसोम। क्या है बच्चों? ऑटोसोम। और 2 गो है सेक्स क्रोमोसोम। यानी ऑटोसोम है हमारा 22 पेयर और 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर XX, हमारे सेल के अंदर XY 44। समझ रहे हैं आप? हमारा नॉर्मल सेल में 46 है, 46 में से 44 गो है ऑटोसोम और 2 गो है सेक्स क्रोमोसोम। चलिए अब आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से किए होंगे, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ सीखे होंगे, लिखे होंगे और समझ भी रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक्स बच्चों। Subscribe. Keystone Learning Point.